गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 8वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित अपना वीडियो लेक्चर स्वतः है, जिसमें आप देखोगे टॉपिक आपके देखा उर्वरकों की मतदान के साथ अभिक्रिया एवं फसलों पर क्या इफेक्ट होता है उसको ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज तीसरा उर्वरक को हम स्टडी करने जा रहे हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का संकर क्या होता है, बेसिकली इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, काफ़ी चीज़ों को कल आपने डिस्कस किया था। आज आप पढ़ोगे अमोनियम सल्फेट की मृदा के साथ अभिक्रिया, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आपको बताया कि यूरिया के बाद नाइट्रोजन जो अम्लीय प्रवृत्ति का आपके अमोनियम सल्फेट होता है, जो यूरिया की तुलना में बहुत अधिक प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अमोनियम सल्फेट में नमी की मात्रा 1% होती है, नाइट्रोजन 20.26% पाई जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल आपके देखें 0.025% होता है और आर्सेनिक की मात्रा भी थोड़ी बहुत मात्रा में देखने मिलता है, 0.01% के आसपास आर्सेनिक अम्ल भी उपस्थित होता है। गुण सफेद रवेदार पदार्थ होता है, जल में घुलनशील और वायु से कम मात्रा में नमी को अधिशोषित करता है। मृदा के साथ अभिक्रिया देखें तो अमोनियम सल्फेट का लगातार प्रयोग करने से मृदा में अम्लीयता की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का आपने कल उसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि अम्लीय प्रवृत्ति होने से इसको लगातार लंबे समय तक मृदा बार बार प्रयोग करेंगे तो मृदा में अम्लीयता का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए मृदा में डालने पर किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मृदा में डालने पर अमोनियम सल्फेट शीघ्रता से घुलकर अमोनियम तथा सल्फेट आयन क्या होता है, विसर्जित होता है। जैसे आपने अमोनियम सल्फेट को मृदा में डाला तो अमोनियम तथा सल्फेट आयन क्या होता है, टूटता है। पहले जैसे मृदा में इसको डाला, डालते मृदा में डालते ही क्या होगा, आयन टूटेगा, इसमें टूटेगा आयन टूटता है, अपघटित होता है। जैसे मृदा में डाला पानी मिले किया तो ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन क्या होगा, टूटेगा। फिर देखते हैं फर्दर जो आपके अमोनियम आयन बन रखे हैं वो किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, कैल्शियम सारी मृदा के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया, और सल्फेट आयन बन रहे हैं वो डायरेक्ट या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या किसी के साथ क्रिया करके क्या हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। देखिए सारी मृदा थी उसमें आपने अमोनियम सल्फेट मिलेगा तो कैल्शियम को हटा के उसके स्थान पे अमोनियम आयन आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं तथा कैल्शियम सल्फेट के रूप में आयन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल में मिले होकर मृदा से सारे की मात्रा धीरे धीरे क्या रहेगी, न्यूट्रलाइज, और मृदा में क्या रहेगी, नाइट्रोजन की मात्रा अमोनियम आयन के रूप में रहेगी। आपको पता है अमोनियम आयन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एजोबैक्टीरियोमोनस जीवाणु से नाइट्रेट बनाती, जल तथा क्षार नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करती और ये नाइट्रेट ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोबैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्रेट बनाती, जो पौधों द्वारा नाइट्रेट और नाइट्रेट, ठीक है ना, ये तो है नाइट्रेट और ये नाइट्रेट, ध्यान रखना। तो नाइट्रेट पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करता है, किसकी एजोबैक्टीरिया की उपस्थिति में वो नाइट्रेट बनाता है, जो पौधों द्वारा क्या हो जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। जो निकलने वाली जो आपके नवजात हाइड्रोजन है वापस मृदा में उपस्थित सारी तत्वों को वहां से क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है और मृदा में H+ आयन की मात्रा बढ़ाती है। मृदा में H+ आयन बढ़ने से मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। और मान लो अमोनियम क्लोराइड को आपने सोना पत्थर के साथ डायरेक्ट मिलाया तो वहां से कैल्शियम सल्फेट जल तथा अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस के रूप में अपन देख सकते हैं किस प्रकार की ये अभिक्रिया संपन्न होती है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, एक एक चीज को व्यवस्थित अपन समझते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अमोनियम सल्फेट किस प्रकार से अपने सामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है और 4 स्टेप में आपको अभिक्रिया प्रदर्शित करके बतानी है। देखिए लैंगिक मैटर प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो मृदा में डालने पर अमोनियम सल्फेट शीघ्रता घुलकर अमोनियम तथा सल्फेट आयनों में विशोषित हो जाता है। इसके अमोनियम आयन पुनः मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं और अमोनियम आयन जो बनते हैं वो मृदा पर अधिशोषित हो जाते हैं, मृदा पर जुड़ जाते हैं कैल्शियम को हटा के। सल्फेट आयन मृदा की कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, जो जल में घुलकर आंशिक रूप से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट बनते हैं जो जल में घुल जाएंगे और आंशिक रूप से पौधे भी अवशोषित करते हैं और बाकी न्यूट्रलाइज होते हुए जमीन की नीचे सतह पर चले जाते हैं। आगे देखते हैं अमोनियम आयंस
का नाइट्रीकरण होने से नाइट्रेट आयन बनाते हैं, जिसका उपयोग पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करने के रूप में करते हैं। जो अमोनियम आयन पौधों मृदा पर उपस्थित है उसका वापस क्या होगा, नाइट्रीकरण का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, अमोनियम आयन वापस नाइट्रेट में बदलेंगे, नाइट्रेट वापस नाइट्रेट में बदलेंगे। तो अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि अमोनिया के नाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट बनते हैं, जो पौधों द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं। कैल्शियम की हानि के साथ साथ नाइट्रीकरण से नवजात हाइड्रोजन मुक्त होती है और नवजात हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित करके मृदा में अधिशोषित हो जाती है और मृदा में अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। कैल्शियम आयन को एक तो डायरेक्ट वहाँ पे आपने हटाया, कैल्शियम सल्फेट के रूप में हटाया, और दूसरी बार कैल्शियम सल्फेट थोड़ी बहुत मात्रा में रह भी गया तो उसको H+ आयन द्वारा क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज भी किया जाता है। इस प्रकार अमोनियम सल्फेट 2 गुने कैल्शियम आयनों को हटाता है, जिससे H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और मृदा अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करना शुरू हो जाती है। मृदा में 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करने से 101 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की हानि होती है। कितनी, 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके प्रयोग से यूरिया की अपेक्षा मृदा अधिक अम्लीय हो जाएगी। यूरिया की तुलना में क्या करेगी, अधिक अम्लीयता प्रदर्शित करता है, इसलिए मृदा में अधिक अम्लीयता बढ़ाने का कार्य भी करता है। सारी मृदा में इस उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक होता है। भारी एवं हल्की दोनों प्रकार की मृदा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों प्रकार, किसी भी प्रकार मान लो आपने मिट्टी ले रखी तो दोनों कंडीशन में इसको अप्लाई करके आप काम में ले सकते हैं। मृदा में अमोनियम आयन की हानि बहुत कम होती है। मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित होने के कारण निक्षालन द्वारा हानि नहीं हो पाती। अमोनियम सल्फेट उर्वरकों को सोना एवं क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसकी आपसी क्रिया से अमोनिया गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन अमोनिया गैस के रूप में स्वतंत्र होती है, जो एक विषैली गैस के रूप में काम करेगी। डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल के रूप में इसको कैल्शियम सोने के साथ मिलाओगे तो अमोनिया गैस निकलेगी और वो तीव्र गति से निकलेगी, जिससे आपके शरीर में क्या होगी, जलन और नाक में सूजन आने की भी संभावना रहती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अमोनियम सल्फेट को कभी डायरेक्ट सोना पत्थर के साथ नहीं मिलाएं। मान लो प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में रखें तो बात अलग है, अमोनिया गैस कैसे होती है उसको टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं, परंतु डायरेक्ट ज़्यादा क्वांटिटी मिलाना उचित नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं अपन कि अमोनियम सल्फेट की मृदा अभिक्रिया आपने देखी। मृदा अभिक्रिया के जस्ट बाद में आप क्या रहा है, फसल पर इसका क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार इसका पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देख रहे हैं फसल पर प्रभाव और डाई अमोनियम सल्फेट को इसलिए अपन करेंगे, DAP को भी। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे अमोनियम सल्फेट का फसल पर क्या इफेक्ट होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। धान की फसल को नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में अधिग्रहण करती है। धान की फसल होती है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करती है, तब धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उर्वरक बताया गया है कि धान की फसल जितने भी चावल के पौधे होते हैं नाइट्रोजन को अधिग्रहण किस रूप में करते हैं, अमोनियम आयन के रूप में। तब अमोनियम सल्फेट अमोनियम आयन के रूप में तुरता है, तब धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उर्वरक बताया गया है। अमोनियम मृदा अधिशोषित होने से नाइट्रोजन ह्रास कम होता है और नाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा पौधों को नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होती रहती है। ये लंबे समय तक मृदा पर अमोनियम आयन के रूप में अधिशोषित रहता है। आपको पता है मृदा पर ऋणांश होता है और इस पर धनांश, तो विद्युत आकर्षण बल द्वारा स्ट्रॉन्ग बंध बनता है, तब नाइट्रोजन की हानि भी नहीं होती और पौधों को लंबे समय तक नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होती रहती है। जल में शीघ्रता घुलनशील होने के कारण और अधिक सक्रिय होने के कारण फसलों को नाइट्रोजन शीघ्रता से प्रदान होती रहती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जल्दी से नाइट्रोजन प्राप्त होती रहती है। इसका प्रयोग खड़ी फसल में छिड़क करके भी किया जाता है। छिड़क करके भी अपन खड़ी फसल में डायरेक्ट उर्वरक को प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक दो एप्लीकेशन दे रखी है, तो उसको देखते हैं। इसमें 20% नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है। 24% गंधक होने से फलीदार पौधों में इसका प्रयोग उचित माना गया। जितने भी प्रकार के दलनी पौधे होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। उचित रूप से इसको क्या होता है, दलनी पौधों को भी लाभ पहुँचता है। आगे आप देखते हैं गंधक की जड़ों की ग्रंथियों को विकास में सहायक होता है। प्याज, लहसुन तथा सरसों की फसल में गंधक आवश्यक ही
तत्व बताया गया है और उनकी गंध का कारण भी क्या होता है, सल्फर तत्व बताया गया है और सल्फर की प्राप्ति इस उर्वरक द्वारा होती है। दिमाग में ध्यान रखना, प्याज, लहसुन और सरसों इनमें विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है और इस गंध उत्पन्न होने का कारण बताया गया है, उसमें सल्फर तत्व और सल्फर तत्व की प्राप्ति अमोनियम सल्फेट उर्वरक द्वारा तीव्रता से प्राप्त होती रहती है। आगे देखते हैं डीएपी। डीएपी का पूरा नाम हो जाएगा डाई अमोनियम फास्फेट। ये चौथा उर्वरक आप डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इसके सामान्य प्रॉपर्टी, संगठन, गुण और मृदा अभिक्रिया और फसल पर प्रभाव क्या होता है उसको अपन लैंग्वेजिकल प्रोसेस में दे रखा है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले सामने दे रखा है अमोनियम सल्फेट का फसल पर प्रभाव क्या होता है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन डीएपी को डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएपी सभी जनरली सब जानते भी हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। डीएपी देखिए आगे आप देखते हैं डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी। डीएपी का निर्माण फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है, तब आपके डीएपी का निर्माण होता है। रासायनिक सूत्र होता है अमोनियम आयन NH4 कोष्टक 2HPO4 या H कोष्टक NH4 कोष्टक 1 2PO4, किसी भी प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अणुओं की संख्या कॉमन रहने से बाकी इधर उधर लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। संगठन की बात बेसिकली लिख रहे हैं तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्या प्रोसेस है, किसके कौन कौन सी मात्रा इसमें देखने को मिलती है, तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डीएपी, इसे आम भाषा में डीएपी के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम आपके डाई अमोनियम फास्फेट है। डीएपी का रासायनिक सूत्र आपको उसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे फास्फोरिक अम्ल की अमोनिया के साथ क्रिया करवा के बनाया जाता है। पहले मोनो अमोनियम फास्फेट था, जिसकी पीएच 5.8 से 6 के बीच में थी। अमोनियकरण की क्रिया को आगे बढ़ाकर डाई अमोनियम फास्फेट बनाया। वर्तमान में फास्फोरस युक्त इस उर्वरक का प्रयोग किसानों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया जा रहा है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन भी उपलब्ध होती रहती है, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में काम करती है। तो अपन जनरली देखते हैं कि डीएपी का निर्माण पहले मोनोफास्फेट के रूप में था, फिर बाद में डाई अमोनियम फास्फेट के रूप में, मतलब दो जो आपके मोनो अमोनियम फास्फेट उर्वरक बनाए उसकी पीएच अधिक होने का फिर बाद में वापस डाई के रूप में रिएक्शन करते हैं, तब उसकी पीएच न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपके डाई अमोनियम फास्फेट प्राप्त होता है। संगठन की बात करें तो डाई अमोनियम फास्फेट में देखते हैं नमी आपकी 1% होती है। नाइट्रोजन देखिए तो नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% और जल विलीय फास्फोरस 41.6% होता है। गुण बेसिकली ये उर्वरक दानेदार रूप में बाजार में बिकता है, दानेदार उर्वरक के रूप में मार्केट में मिलता है, जल में घुलनशील। इस उर्वरक से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों की प्राप्ति होती है। कम आर्द्रता ग्रही कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन 18% तथा फास्फोरस 46% होती है। नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में और फास्फोरस हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। इसमें आप देखें तो नाइट्रोजन तो होती है किसके रूप में, इन दोनों की मात्रा प्राप्ति दोनों ग्रुप होते हैं। तो इसमें देखते हैं इसकी मात्रा बताई जाएगी कितनी 18% है और इसकी मात्रा होती है आपकी 46% है। ये पौधों प्राप्त होता है अमोनियम आयन के रूप में, इसमें अमोनियम आयन के रूप में, और ये होता है हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में। इस रूप में ये आयन आपको देखने को मिलते हैं। कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 18%, फास्फोरस 46%, नाइट्रोजन प्राप्त अमोनियम आयन के रूप में और फास्फोरस मिलता है हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। इसका प्रोसेस देखते हैं, आगे आप देखते हैं तो कई प्रकार की बेसिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। इसमें पोषक तत्व उस मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे उस विश्लेषक उर्वरक भी कहते हैं। इसके भंडारण तथा यातायात का बहुत कम खर्चा होता है। इसका भंडारण का विशेष कोई प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। डीएपी पाइप में डालो, किसी प्रकार से खराब होने की संभावना क्या होगी, 0%, खराब नहीं होता पाउडर। आगे देखते हैं, ये बहुत कम आर्द्रता ग्रही उर्वरक बताया गया है। आर्द्रता बहुत कम इसमें आर्द्रता पाई जाती है, कठोर होता है।
मृदा में अभिक्रिया। आगे देखते हैं अपन मृदा अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। लैंग्वेजिकल बेस पे दे रखी है मृदा अभिक्रिया और फसल पर प्रभाव, दोनों लैंग्वेजिकल बेस पे, तो उसको आसानी से अपन लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करके आपको सामने बताता हूँ मैं। देखिए, तो पहले सामने मैटर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपन देख रहे हैं मृदा अभिक्रिया तथा फसल पर प्रभाव। देखिए, आगे आप देख रहे हैं मृदा अभिक्रिया। मान लो कैल्शियम युक्त मृदा है, उसमें आप अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट डालोगे, डीएपी को आप यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम आयन को हटा के वहाँ पे अमोनियम आयन जुड़ जाते हैं और मृदा से कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में, लवण के रूप में वहाँ से क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो मृदा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्षारीयता की मात्रा क्या होती है, न्यूट्रलाइज करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। देखिए, शुष्क एवं नमी दोनों प्रकार की मृदा में इसका प्रयोग किया जा सकता है, दोनों के लिए लाभदायक है। दानेदार होने की वजह से मृदा में इसका आसानी से प्रयोग अपन कर सकते हैं। हल्की, मध्यम एवं भारी मिट्टी में इस उर्वरक का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, सारी हो, अम्लीय हो, कठोर हो, नॉर्मल हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, उसमें सभी के लिए क्या है, उर्वरक अनुकूल बताया गया है। मृदा में डालने पर उपस्थित अमोनियम मृदा आयन को विशुद्ध होती है तथा फास्फेट धीरे धीरे घुलकर पौधों में प्राप्त होता रहता है। जो कैल्शियम युक्त लवण बनता है वो जल में घुलकर पौधों में फास्फेट आयन के रूप में पौधे उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और मृदा में अमोनियम आयन के रूप में बसती है, जो मृदा में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा पौधों को नाइट्रेट आयन प्राप्त होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस सेम टू सेम पिछले जैसे आपने अमोनियम सल्फेट वाले पढ़ा वैसे इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस देखने को मिलता है। मृदा में इस उर्वरक का प्रयोग अम्लीय होता है क्योंकि इसकी प्रकृति की बात करें, डीएपी की बात करें, डीएपी की प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय प्रकृति। कैसे होगी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का होता है। दिमाग रखना, डीएपी की प्रकृति कैसे होती है, डीएपी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। ये ध्यान रखो, डीएपी अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, उर्वरक है, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट। और इसका अपघटन बार बार नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा अपघटित होकर पौधों को नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी से क्या प्राप्त होता है, पौधों को नाइट्रेट आयन जो पौधे ग्रहण कर लेते हैं, पौधे अवशोषित, और ये जल में घुलकर पौधे में फास्फेट आयन के रूप में पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, के रूप में पौधे क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट अपघटित हो जाता है और फिर बाद में पौधे उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। आगे देखते हैं आप कि मृदा में इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होने की वजह से मृदा में अम्लीयता को बढ़ाने का कार्य करता है। नवजात हाइड्रोजन बनती है तथा कैल्शियम आयन मृदा में घुल जाते हैं तथा हालांकि प्रारंभिक प्रभाव या प्रतिक्रिया धीरे होती है, परंतु धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। अब फसल पर क्या इसका इफेक्ट होता है, फसल पर 3-4 इफेक्ट दे रखे मैंने आपके सामने 2 प्रेजेंट किए। पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस की प्राप्ति के लिए इस रोग का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है और बीजाणुकरण को क्षति पहुंचाती है, क्योंकि जैसे ही इसका अपघटन होगा तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी और नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट बीजाणुकरण की प्रक्रिया क्या करके क्षति पहुंचाने कार्य करती है। आपको बताया नाइट्रोजन युक्तकों को क्या हानिकारक होती है, क्योंकि विषैले और ज़्यादा अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया हानिकारक भी होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नसों को भी क्या करते हैं खराब, तो पौधों पर बीजाणुकरण को तो क्षति पहुंचाना नेसेसरी है ही। देखिए, इस रोग के प्रयोग से फसलों को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों पोषक तत्व प्राप्त होता है, इसलिए किसान इसका अधिक प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा, पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस की प्राप्ति होती है और ये किसानों के लिए सर्वोत्तम उपयोगी माना गया है। नाइट्रोजन प्रारंभ में अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है और फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में धीरे धीरे घुलकर पौधे द्वारा अधिशोषित हो जाता है। कैल्शियम आयन के रूप में था, लवण के रूप में बना, वो फिर फास्फेट आयन बनेगा और वो फास्फेट आयन जल में घुलकर पौधों को प्राप्त होता रहता है। इसका प्रयोग सारी मृदा में करने पर मुक्त हुई अमोनिया बीजाणुकुरण को क्या पहुँचाएगी, क्षति पहुँचाएगी। अत्यधिक सारी मृदा में इसका प्रयोग करेंगे तो फिर बीजाणुकुरण को क्षति पहुँचती है। इसका प्रयोग फसल में बुआई से पूर्व
करके सिंगल सुपर फास्फेट का समान नहीं करना चाहिए। खड़ी फसल में बिखेर कर कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली अमोनिया गैस क्या होती है, बहुत हानिकारक प्रभाव दर्शाने होती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार की भिन्न प्रकार के उर्वरक होते हैं, उनका भिन्न फसलों पर भिन्न इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि अमोनियम फास्फेट किस प्रकार से पौधों के लिए डीएपी काम का है, क्या किस प्रकार से मर्दा विग्रह दर्शाता है। तो 4 रूपों को आपने डिस्कस कर दिया। आगे आपके सिंगल सुपर फास्फेट रहा है, म्यूकोरेट सल्फेट रहा है, 2-3 प्रकार कंपाउंड है, उसको अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपको पढ़ाई से जरूरत ना काम करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।